एक गुजराती लड़का था, वो मेरे पास 2021 में आया था। उसको मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई, उसको बोला कि भाई ये करना, तेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उसने जब 2024 में वो घर बेचा, मेरे को फ़ोन करके बोलता है, भाई अगर आप नहीं होते तो मैं इतना पैसा कमा ही नहीं पाता। फिर मैं ऐसे ही रोड पे जा रहा था और मुझे एक पंजाबी लड़का दिख गया। उसके साथ भी मैं ऐसे ही बातचीत करने लग गया। फिर मुझे बोलता है, दिखाओ आप क्या बात कर रहे हो। तो मैंने उसको एक प्रॉपर्टी दिलाई और आज के डेट में वो मुझे 3 और क्लाइंट लाके देता है। आपने ऐसी बड़ी सारी रील्स सोशल मीडिया पे देखी होगी। इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हर जगह पे आपने ऐसे रियल्टर्स को हर जगह देखा होगा। ठीक है। सो आज क्या करते हैं गाइस, समझने का ट्राई करते हैं कि अचानक ये रियल्टर्स कहाँ से प्रकट हो गए। 2021, 2022, 2023 में ये लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। 2024 एंड 2025 के अंदर ये सब अचानक से कहाँ से आ गए, ये समझते हैं। एंड अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी है तो उसे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके बारे में बातचीत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इफ यू डोंट अग्री विद मी ऑन सम टॉपिक और समथिंग, जस्ट लेट मी नो एंड काइंडली फैक्चुअल चीज़ें बताओ, कुछ भी लिखो मत। अगर ढंग का होगा तो मैं आपको पिन कर दूंगा ताकि दूसरों को भी पता लगे। सबसे पहले, मेरा तो एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है भाई। मार्केटिंग में सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है ना, लाइक वेरी गुड, तो वो चीज़ को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही सेल हो जाता है। ठीक है। तो अगर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इतना अच्छा है तो वो बिक क्यों नहीं रहा है? पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करो। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा बहुत सारे रियल्टर्स को कहानियां बनाते हुए कि भाई एक लड़का था, एक वो लड़का मुझे मिला था, एक बंदा आया था। ये बंदे हैं कि नहीं, मुझे तो उस पे ही डाउट है। एंड आई एम 101% श्योर ऐसे कोई बंदे हैं नहीं। 100 बंदे बोले होंगे ना, उनमें से एक बंदा शायद सच होगा, बाकी सारे हवा में बातें हैं कि ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। कुछ नहीं था ऐसा। जितना मुझे समझ आता है। मैं किस बेसिस पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं उस बेसिस पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ। पिछले मैं 9 या 8-9 मंथ से आई एम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा तो मैंने काफ़ी सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। वेदर इट्स इन विंडसर, लंदन, लंदन का डाला नहीं है शायद मैंने, हाँ नहीं डाला है, चैथम, सार्निया, फिर बेरी, फिर जीटीए के अंदर सब कुछ, मिसिसागा, ओकविल, ब्रैम्पटन, वॉन, टोरंटो, सब कुछ। उसके अलावा लिस्टोवेल में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे, किचनर, ऑटवा, ऑटवा 2 बार मैं गया हूँ, क्यूबेक में भी गया हूँ, क्यूबेक में प्रॉपर्टीज भी देखी है मैंने। ठीक है। तो ये सारा कुछ समझने के बाद थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने जितने भी रियल्टर से मैंने इसमें बात करी है उसमें से 60% कैनेडियंस है एंड 40% इंडियंस है। एंड ऑल ऑफ दीज रियल्टर्स हैव अराउंड 15 to 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कैनेडियन एंड यूएस रियल एस्टेट मार्केट। तो इनसे बातचीत करने के बाद जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है, उसके बेसिस में आप लोगों को मैं कुछ बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है। मुझे बताना कि मेरा इतना सा जो दिमाग है ना, छोटा सा, वो कितना पकड़ पाया है, वो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। नंबर 1, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो सबसे पहले यू नीड टू बी मेंटली रेडी कि ये प्रॉपर्टी, ये मेरे घर के लिए मैं ले रहा हूँ या तो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। ये 2 चीज़ें अलग होती है। पहले ये दिमाग में क्लियर करो। मेरे को एक कैनेडियन अंकल ने ये चीज़ बोली थी कि भाई ये 2 चीज़ें अलग रखना, मिक्स मत कर देना, वरना यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर 10-15 ईयर्स। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे थे जो उनके ऊपर आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि भाई 10-15 साल पहले हमने घर लिया था, उसकी वैल्यू बढ़ के $1 लाख भी बढ़ी नहीं है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज रेनोवेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो सब मिला विला के देखने जाओगे तो $1 लाख का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है घर के ऊपर। सो दे आर लाइक, यार ये तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है हमको। तो रियल्टर ने बोला था कि ब्रो, दिस इज नॉट समथिंग कि भाई आप ऐसी जगह पे घर ले रहे हो एंड आपको प्रॉफिट होगा। तो वो ऐसी बातचीत कर रहे थे एंड मेरे को तब समझ आया कि ओके, घर एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक अलग चीज़ होती है, दोनों एक चीज़ नहीं होती है। आपने सुना होगा कि लैंड अप्रिशिएट करती है। अगर आप कनाडा में आते हो, आपको आप प्रॉपर्टी ले लोगे तो किसी को रेंट पे दे दो, वो मॉर्गेज पे करता जाएगा, आपका तो पूरा प्रॉपर्टी आप ही का हो गया, वो मॉर्गेज भर देगा, 15-20 साल के बाद उसको सेल करोगे तो आप प्रॉफिट लेके निकलोगे। ये चीज़ हर जगह पे सही नहीं है। लेट मी क्लियर दैट गाइस। ठीक है। अब हम एरिया टू एरिया पकड़ते हैं, आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं ताकि एक क्लियर कट आइडिया मिले। जो भी स्टूडेंट्स ओंटारियो आने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स ओंटारियो में है या मेरे साथ ओंटारियो में आए थे 2021 के अंदर, 4 साल, राइट, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा सेव हो गया होगा। आई अज्यूम कि पैसा पड़ा होगा आपके पास, राइट, एटलीस्ट $1 लाख बैंक में पड़े होंगे, या 1 लाख नहीं तो 70,000 $60,000 बैंक में पड़े होंगे सब। ठीक है। और जो लोग आने वाले हैं या जो यहाँ पे है लेने का सोच रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो देखना भाई। ये वीडियो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखने जाते हो, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप घर लेना चाहते हो तो आपको लो, जहाँ लेना है, जो आपको सही लगता है वहाँ पे लो। बट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं वो अंदर रहूँगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, एंड नीचे का पार्ट मैं रेंट पे दूँगा, तो काइंडली मेक श्योर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जहाँ बन रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितना हुआ है। नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि आजू बाजू में गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है वो एरिया में। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेडियस पे क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो। नंबर टू, वो घर के अंदर जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है वो कितनी है, एंड वो जो प्राइस आप पे करोगे वो सारी फैसिलिटीज आर इक्विवेलेंट टू द प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर थ्री, ग्रोसरी स्टोर्स कितने दूर है। नंबर फोर, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो स्कूल आजू बाजू में है कहीं पे, आपकी जो जॉब है वो कितनी दूर है, राइट। बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, बेसिक जो सारी चीज़ें होती है वो कितनी दूर है, राइट। और दूसरे जो यूनिट्स बनने वाले हैं वो कहाँ पे बनने वाले हैं, वो उनका प्री कंस्ट्रक्शन का कितना है, डिटैच हाउस है, सेमी डिटैच हाउस है, कॉन्डोज है, अपार्टमेंट्स है क्या नहीं, आपको सारा कुछ आजू बाजू में पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है पिछले 10-15 साल के अंदर, या आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, ये सारा आपको एक आइडिया होना चाहिए अगर आप घर लेने का वो एरिया में सोच रहे हो। तो जगह पे आप घर देख रहे हो ना, वो जगह पे आजू बाजू के हाउसेस की वैल्यूज क्या है, करंट टाइम की वैल्यूज क्या है, मतलब आजू बाजू में जो घर अभी बिका था कुछ टाइम पहले, वो कितने का बिका था, राइट। एक नहीं, ऐसे 2-3 घरों के फाइंड करना, एंड देन आप उससे अपना घर मैच करना, एंड देन उससे कम वैल्यू में घर खरीदना। वरना आई 101% डाउट गाइज, अगर आप उसको थोड़ा सा भी ज्यादा प्राइस में खरीद लोगे ना, तो फ्यूचर में आपको कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं बहुत जगहों पे कि भाई जितने की वैल्यू चल रही थी उससे ज़्यादा पैसे देके घर लिए, उससे ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा दिए थे, बट देन दे हैड देयर रेनोवेशन कॉस्ट एंड ये कॉस्ट एंड वो कॉस्ट एंड वो सब मिला विला के एट द एंड जो प्रॉफिट हुआ था ना वो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इतना माथा चक्की करना ही क्यों है जब आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मुझे तो ये चीज़ ही समझ नहीं आती, बिकॉज रादर देन बाइंग अ हाउस, S&P 500 में इन्वेस्ट करो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये सब में इन्वेस्ट करो, आपको रियल एस्टेट से ज़्यादा वैल्यू तो ये सब चीज़ें देके जाएगी। अगर आप ढंग से रियल एस्टेट नहीं लेते हो तो ऑल योर लाइफ यू विल जस्ट बी पेइंग मनी फॉर द मॉर्गेज, एंड मॉर्गेज टर्म आपका होगा 25 साल, 30 साल का मॉर्गेज टर्म होगा आपका। एंड अगर आपको ना पता हो तो यार ऐसे बहुत सारे बैंक के कैलकुलेटर्स है, आप नेट पे जाके देख सकते हो, जहाँ पे आप अपनी इनकम लिखोगे, डाउन पेमेंट लिखोगे, ये सब लिखोगे ना, तो दिखा देगा आपको कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, वो सब मेरे को दिखाना नहीं है, बट नेट पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो आइडिया लग गया बेसिक क्या क्या देखना है आजू बाजू में, गवर्नमेंट के क्या फ्यूचर प्लान्स है वो एरिया को लेके, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वरना फिर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिटर्न ऑन रियल एस्टेट एज कम्पेयर टू 10-15 ईयर्स बैक। बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 2011-12 में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ली थी कनाडा में आने के बाद। द मार्केट वॉज एट इट्स पीक एट दैट टाइम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2020 तक मेरे को जितना पता लगा है अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद इट्स गॉन डाउन। एंड GTA एंड ऑल में आप घर लेने जाते हो, आई अंडरस्टैंड यार, अपने इंडियंस को GTA में घर लेना है, क्यों, बिकॉज अपने दूसरे इंडियंस वहाँ मिल जाते हैं। अंडरस्टैंडेबल है, आपको इसलिए लेना है बिकॉज सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। बट वहाँ पे जो हाउस वैल्यूज है वो ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड है। मतलब कोई घर का वैल्यू 5 लाख या 6 लाख डॉलर है, वो 8-9 लाख में बिक रहा है, राइट। एंड उसके ऊपर आप जाओगे, बोलोगे नहीं 8-9 लाख नहीं, मैं तो सिर्फ 6 लाख ही दूंगा। तो आपको लग रहा है आप 6 लाख का घर लेके आए, बट एक्चुअली में आप उतने का ही लेके आए हो जितने की उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो घर की। सो यू हैव नॉट बॉट द हाउस एट अ लोअर प्राइस, आपने उतने में लिया है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही लिया है जितना उसका वैल्यू है। एंड जब आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद आप उसको सेल करने जाओगे, तो आई डाउट यार कि GTA के अंदर आपको कोई वैल्यू मिलेगा। बिकॉज नंबर वन थिंग, लोगों की सैलरीज इतनी ऊपर नहीं जा रही है जितना रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप सैलरी स्पाइक एवरी ईयर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट रियल एस्टेट के वैल्यूज देखोगे तो दे आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द रूफ, राइट। ईदर ये बबल फटेगा, जो मुझे लग रहा है अगले साल अगर फटेगा तो अगले साल ही फटेगा, या तो उसके अगले साल फटेगा। बिकॉज दिस इज बियॉन्ड नॉर्मल पर्सन या मिडिल क्लास पर्सन अफोर्डेबिलिटी रेंज ओनली, राइट। और अगर वो फटा नहीं तो फ्यूचर में ऐसा टाइम आगे आएगा कि लोग घर ले ही नहीं पाएंगे, राइट। वो रेंट पे ही रहते चले जाएंगे। एंड अभी अभी दूसरा क्या चीज़ निकलेगा, तो लोग बोलेंगे आप अपना घर ले लो ना, एटलीस्ट आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो हो गई।
बट आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू आर्टिकल एंड ऑल। आई डोंट नो मैन, मैं जो बोल रहा हूँ ये सही होगा भी नहीं होगा, बट अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट आगे जाके पॉलिसीज़ भी चेंज कर सकती है कि अगर आपके घर के अंदर कोई इंसान 10 साल से रह रहा है, 11 साल से रह रहा है, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज आपके घर का उसको देना पड़ेगा। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द आर्टिकल। कोई कंट्री में इस तरीके का कुछ हुआ था पास्ट में, तो ऐसे ही आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू इट। मुझे नहीं पता ये कनाडा में होगा कि नहीं, बट अगर इस तरीके से ही हाउसेस वैल्यूज ऊपर जाते रहे तो फ्यूचर में आई एम 100% श्योर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे घरों को। एंड एक वैल्यू से नीचे घरों के वैल्यू नहीं जाएंगे भाई। आपको लग रहा है जीटीए में ये चला गया है तो बबल फटेगा तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, वो थोड़े बहुत ही नीचे आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। वरना उससे ज़्यादा नीचे आएंगे तो बैंक्स को लॉस होना शुरू हो जाएगा। एंड जो लोगों ने बिकॉज ऑलरेडी घर लिए हुए, अगर वैल्यू उससे नीचे चले गए तो फिर ऑब्वियसली सबको ही लॉस होने वाला है, तो वो तो होने वाला है ही नहीं। तो प्राइजेस तो ऊपर ही जाते जाएंगे, बट क्वेश्चन आता है कि वो अफोर्ड कर पाओगे आप कि नहीं कर पाओगे। 90% लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उतने वैल्यूज, तो क्या होगा, वो रेंट पे रहने जाएंगे। अब रेंट पे रहने जाएंगे तो पूरी जिंदगी रेंट पे बिता देंगे, तो वहां पे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, बट ऐसा हो सकता है। एनीवेज वो जो भी है, सो वेन एवर यू आर बाइंग एनी हाउस क्लोज टू GTA या इन GTA या एनीथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा भाई अपना होमवर्क करना। बिकॉज रिसेंटली आई नो समवन जिसने ब्रैम्पटन में एक 7.5 लाख डॉलर का प्रॉपर्टी लिया है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी गाइस। एक टाउन हाउस है 7.5 8 लाख डॉलर का कुछ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट सब मिला विला के 8 लाख डॉलर का है टाउन हाउस। एंड इट्स अ गुड हाउस, मेन रोड के ऊपर है, सारी ग्रोसरी स्टोर्स एंड सब कुछ आजू बाजू में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। बट आई वॉज टॉकिंग टू हिम रिगार्डिंग दिस ओनली कि भाई आपको रिटर्न कितना मिलेगा। बोलता है वो थिंकिंग के साथ मैंने घर नहीं लिया है, मैंने घर लिया है बिकॉज मेरी जॉब यहाँ है, मेरी वाइफ की जॉब यहाँ है, एंड फ्यूचर में जब बच्चे आएंगे तो स्कूल भी मिल जाएगा, अपनी कम्युनिटी में मिल जाएगी। ये थॉट प्रोसेस के साथ ही मैंने घर लिया है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मुझे नहीं पता इसमें कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उस बंदे ने तो क्लियरली मेरे को मुंह पे ही बोल दिया। बिकॉज एक टाउन हाउस यार, मतलब आप 8 लाख डॉलर में लेके आ रहे हो एंड यू आर पेइंग दिस लेवल ऑफ मॉर्गेज। ये तो दोनों का सैलरी अच्छा है तभी वो 8 लाख डॉलर का प्रॉपर्टी मिला है। तो ये सब चीज़ें तो बियॉन्ड माई इमेजिनेशन ही है। सो दैट इज़ वाई मैं GTA को तो कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा हूँ। आप जितना भी पैसा कमाते हो GTA में मत पड़ो, आप उससे बाहर निकलो। किचनर, किचनर फिर भी रिकमेंड करूंगा यार, बिकॉज किचनर को अगर आपको ना पता हो तो लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं किचनर को। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी टेक कंपनीज किचनर में है। एंड आई एम 100% श्योर यार, वहाँ पे अगर आप कुछ प्राइम एरियाज पे या प्रॉपर जगहों पे घर लेते हो तो वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऊपर जाएंगे। एंड किचनर में रेट्स इतने ज़्यादा भी अभी ऊपर नहीं गए एज़ कम्पेयर टू GTA। फिर आप लंदन जाते हो तो लंदन में भी उसी तरीके का है, थोड़ा थोड़ा। विंडसर तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लो परसेंट पे ग्रोथ हो रहा है। सो और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ तो प्रॉपर्टी के वैल्यूज कुछ नहीं आएंगे। हाउसेज इतने एक्सपेंसिव है यहाँ पे यार कि 6-6 5-5 7-7 लाख की प्रॉपर्टीज एंड आई एम लाइक, व्हेन यू सेल दिस हाउस, ये जंगलों में घर बेचोगे तो क्या रिटर्न मिलेगा। तो बंदा एक्चुअली हुआ क्या था, एक बंदे के साथ मैं पास्ट में रहता था, तो उसने शादी करी लड़की के साथ, वो दोनों आए एंड उसने घर लिया, 7 लाख डॉलर का प्रॉपर्टी लिया। एंड वो लड़की उसको छोड़ के चली गई डिवोर्स देके। तो अब वो बंदा अकेला मॉर्गेज पे कर रहा है यहाँ पे, ये लिस्टोविल में, ऐसे टाउन में। एंड अब वो परेशान हो गया है एंड ही इज़ लाइक, आई जस्ट वांट टू गो समवेयर मैन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो घर सेल पे लगा है तो घर लेने ही नहीं आ रहा है। एंड अगर घर लेने आ रहा है तो बंदे 1.5 लाख डॉलर कम दे रहे हैं। 7 लाख की प्रॉपर्टी बंदा बोल रहा है 5,50,000 डॉलर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या मैक्सिमम दे दे के 5,80,000 डॉलर। 1 लाख डॉलर का लॉस हुआ है बंदे को। एंड ये बंदे ने जब घर लिया था क्या मिस्टेक्स करी थी आपको बताता हूँ। कोई भी हाउस लेने जाते हो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं यार, बिकॉज ये 3 चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया है। एक होता है रूफ, शिंगल। रूफ के ऊपर यहाँ पे शिंगल, वो पतरा, वो बोलते हैं ना पतरा वतरा लगा पे, इंडिया में उसको पतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे उसको शिंगल बोलते हैं। वो शिंगल्स मैंने लगाए हुए हैं एज अ पार्ट टाइम में। जब मैं काम कर रहा था मैं शिंगल्स लगाता था, कट करता था, ये सब करता था। एंड उससे मुझे इतना पता लगा शिंगल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ शिंगल्स होते हैं जो 10 साल की गारंटी के साथ होते हैं, कुछ 15 साल, 20 साल, कुछ उससे कम, कुछ उससे ज़्यादा, इस तरीके का रहता है, राइट। एंड शिंगल्स आर एक्सपेंसिव। शिंगल से ज़्यादा लेबर एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस, मेक श्योर आप शिंगल्स पे काम करते हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, ड्राई वॉल, फ्लोरिंग। ठीक है, कारपेट फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, क्या है आपको पता होना चाहिए। अब ये भाई ने जो घर लिया था, ये कारपेट फ्लोरिंग था एंड घर के अंदर डॉग था। सो डॉग के हेयर होंगे, वो हेयर गिरे होंगे हर जगह पे। तो जब वो आया था उसने क्लीन करवाया ना, इतने बाल निकले थे डॉग के कि वो परेशान होकर उसने पूरा फ्लोरिंग चेंज करा दिया। एंड पूरा फ्लोरिंग, उसको पूरे घर का फ्लोरिंग पड़ा था $7,500 का। ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है।
लेबर कॉस्ट नहीं गिना मैंने इसके अंदर। सब मिला-विला के कुछ $9,000 या साढ़े 8 $9,000 के आसपास का कुछ था। उसका घर बहुत बड़ा था इसका, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ ह्यूज हाउस, 4 बेडरूम हाउस था, नीचे हॉल इतना मैसिव एंड सुंदर घर था, घर बहुत मस्त था। बट ये सब अननेसेसरी खर्चे हैं जो आप घर लेने से पहले जो बंदा सेल कर रहा है उससे बात करके डील क्लोज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ व्हेन यू नो डॉग रहता है घर के अंदर, कारपेट है, तो ऑब्वियसली बाल गिरे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आप क्लीन करने बैठोगे तो क्लीन हो जाएँगे। तो ऑब्वियसली उसने सब निकाल के फिर सब डाला तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। बाद में तीसरी चीज़ आती है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। यहाँ प्लम्बिंग इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। लेबर एक्सपेंसिव है, मटेरियल एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सोच समझ के घर ले भाई, ठीक है? बिकॉज़ आफ्टर गोइंग टू मेनी प्लेसेस आपको नई-नई स्टोरीज़ पता लगती है। आप लोगों से जब बात करते हो आपको चीज़ों का आइडिया लगता है। एंड द रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा राइट नाउ इज़ नॉट एट अ वेरी गुड शेप एज़ वी ऑल नो अबाउट इट। सो पर्सनली आस्किंग मी, मैं अभी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं आपको यार ये सब इसमें को बहुत ज़्यादा डीप एडवाइसेस दूँ, बट इतना कहूँगा आपको कि भाई थोड़ा-सा सोचो घर लेने से पहले, रेंट पे रहो कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी सोचो लेनी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में शायद आपको कुछ रिटर्न मिले, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट आल्सो। बट हाउस का तो मुझे मेरे समझ से ही बाहर है। घर लेने का क्या है वो कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता है कनाडा में। आई नो अपने इंडियंस में होता है कि कनाडा में आके हमने हमारा खुद का घर ले लिया। 1 साल में 1 घर, 2 साल में 2 घर, 3 साल में 3 घर, ये सब रहता है लोगों को, आई नो दैट। बट आई डोंट नो मैन, आप घर लेके फँसने के काम कर रहे हो या मतलब कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका प्लान था या क्या था? आई डोंट नो। बिकॉज़ ये टेनेंट्स का भी एक अलग फ़ॉर्मूलेशन है। आप रियल्टर्स को देखोगे तो ये क्या बोलते हैं कि भई आपने घर लिया, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहो, बेसमेंट रेंट पे दो, ऊपर का यूनिट रेंट पे दो। तो आप तो घर में फ्री में रह रहे हो, वो लोग आपका मॉर्गेज पे कर रहे हैं। मगर अगर टेनेंट्स नहीं मिले तो क्या करोगे? मुझे कमेंट करके बताओ। वो रियल्टर अगर वीडियो देख रहा है मेरी, अगर वो बंदे को टेनेंट नहीं मिले तो तेरे पास कोई और सॉल्यूशन है? नहीं है। वाले आपके ऊपर ही आके चढ़ेंगे कि पैसा निकाल, हमको पैसा चाहिए। तो यार कृपया करके ऐसे काम मत कर लेना कि आप 25 साल, 30 साल के लिए फँस जाओ कोई जगह पे। बिकॉज़ आपकी लाइफ़स्टाइल है, आपको भी ज़िंदगी जीनी है, घूमने-फिरने जाना है, लाइफ़ एन्जॉय करना है। एंड अगर मॉर्गेज का पैसा आप 60-70% वहीं दे रहे हो, आपका जो भी सैलरी है उसमें 60% आप मॉर्गेज पे ही दे रहे हो, बाकी 30-40% से क्या उखाड़ लोगे ज़िंदगी में? मुझे तो ये नहीं समझ आता। सो ये सब ट्रैप में फँसने से पहले थोड़ा सोच लेना। दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि कोई भी इमोशन के लेवल पे जाके डिसीज़न्स ना ले। अपने इंडियंस में ये होता है कि भाई खुद का घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ये रियल्टर्स को पता है क्योंकि वो भी इंडियन है। तो वो दुखती नस पकड़ के दबा रहे हैं आपकी एंड आप दबाने भी दे रहे हो। तो थोड़ा सोचो यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ पिछले 1.5 साल में ना मेरे को इतने सारे रियल्टर्स के मैसेजेस आए हैं एंड ये सारे रियल्टर्स आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। ये सारे फेमस बंदे हैं जो इंस्टाग्राम पे आपको देखते हैं कि गाइस वो गुजराती लड़का, वो पंजाबी लड़का। एंड जब मैं ये सब देख के मैं अपना मेल चेक करता हूँ तो उन्हीं के नाम का मेल आया होता है मुझे कि आर यू ओपन फॉर कोलैबोरेशन? मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया एक्सेप्ट वन गाय, मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया है। एंड वो जो वन गाय था उनके साथ भी मैंने पास्ट में 1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी। मुझे लगा ये बंदा जेन्युइन है तो मैंने उसको वीडियो में लेके आया। बाकी कोई मुझे जेन्युइन लग नहीं रहा है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी ऑफ देम। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई यार थिंक अबाउट इट। थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। आपको ये कंट्री में रहना है, आप यूएस मूव करने का सोच रहे हो, इंडिया मूव करने का सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं 15, 20, 30 साल का सोचने के बाद आप घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। एंड इफ यू आर इवन डूइंग दैट, फिर भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको वो घर से कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन ओंटारियो, एटलीस्ट इन ओंटारियो। दूसरी जगहों पे तो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। सो थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए भाई एंड आगे बढ़ना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं बोलूँ खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, अगर वो चल गया ना तो इससे ज़्यादा रिटर्न वहाँ मिलेगा। एंड अगर नहीं भी चला तो यू विल लर्न समथिंग एंड कम आउट। यहाँ पे तो यार नहीं चला तो बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। अगर जॉब चली गई, दोनों में से किसी की मॉर्गेज नहीं पर करने पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी और क्या करोगे? सो फिर सोचो, थोड़ा समझो एंड मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कोई घर को लेके कनाडा के अंदर। अगर आप 15, 20, 30 साल से रहते हो एंड आप मेरी वीडियोस देखते हो तो काइंडली लेट मी नो कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, बिकॉज़ आई एम श्योर वो देखने का नज़रिया अलग होगा। जो मैं देख रहा हूँ उससे बहुत अलग होगा। सो या लेट मी नो किस तरीके का है क्या है। एंड यार व्हेन यू वॉच ऑल ऑफ दीज लाइक
जो पॉडकास्ट एंड ऑल आते हैं ना, लाइक इलॉन मस्क का भी पॉडकास्ट आया था तो वो देख रहा था मैं। जब वो सब देखते हो ना तो दिमाग इधर-उधर ही हो जाता है, बिकॉज़ वो बंदा तो अलग ही चल रहा है उसका तो, कि पैसे आगे जाके शायद इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। काम करना, नहीं काम करना आपके ऊपर है, राइट? ये हो सकता है। आई एग्री ये सब चीज़ें होने वाली है, बिकॉज़ एआई रोबोटिक्स इज़ गोइंग टू कम इन प्ले। तो जब ये चीज़ें आएगी तो ऑब्वियसली मनी का जो वैल्यू है वो उतना रहने वाला नहीं है। तो अगर मनी का वैल्यू डाउन गया तो स्टॉक मार्केट भी डाउन जाएगा, एंड अगर स्टॉक मार्केट डाउन गया तो रियल एस्टेट भी डाउन जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो डाउन क्या नहीं जाएगा? वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो डाउन नहीं जाएगी। बिकॉज़ आप नोटिस करोगे तो जभी भी रिसेशन आता है ना कोई भी कंट्री में, तो गोल्ड के प्राइसेज़ ऊपर जाते हैं, बाकी सब कुछ नीचे जाता है। एंड जब रिसेशन रुकता है ना तो गोल्ड के प्राइसेज़ नॉर्मल हो जाते हैं, बाकी सब ऊपर जाता है। ये चीज़ नोटिस करी है आपने? क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार नेट पे हर जगह पे पढ़-पढ़ के नोटिस करी हुई है कि भाई ये है कि भाई गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा आपको सही टाइम पे रिटर्न देके जाती है। ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं मैं सही हूँ, गलत हूँ, बट ऐसा मेरी मेरी छोटा-सा दिमाग है इत्ता सा, वो बता रहा है, ठीक है? सो कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो एंड लेट मी नो कि आपके थॉट्स क्या हैं एंड मुझे आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताओ। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।